हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और छोटी सी कहानी जिसका नाम है चमत्कारी बीज। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रामदास अपनी पत्नी तथा पुत्र हरिया के साथ सुखपूर्वक रहता था। पर समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन गांव की सीमा पर में एक मेला लगा लगा रामदास अपनी पत्नी तथा हरिया के साथ मेले में फसल बेचकर लौट रहा था। मेले की रौनक देखकर सचमुच मजा आ गया पिताजी। हमारी सारी फसल भी अच्छे दाम पर बिक गई। पर लौटते लौटते उन्हें देर हो गई। रामदास को फसल की बिक्री के पश्चात मिली अपनी पूंजी की चिंता सताने लगी। अंधेरा बढ़ गया है, बैलगाड़ी जरा और तेज चलाओ हरिया बेटे। अभी लो पिताजी। मगर हुआ वही जिसका डर था। ठहरो। और पीछे देखते ही रामदास की सांस जैसे गले में अटक कर रह गई। डाकू! हे भगवान, खबरदार, कोई गलत हरकत की तो अंजाम भयानक होगा। इस जंगल से होकर कहाँ जा रहे थे? जल्दी बताओ वरना सिर काट लूंगा। हम मेले से घर लौट रहे थे। फिर तो माल भी काफी होगा तुम्हारे पास। क्यों बे बुड्ढे, कहाँ छिपा रखा है सारा माल? हम पर रहम करो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो भैया, हमारे पास तुम्हारे लायक कुछ नहीं है। खामोश! यह बुढ़ा लगता है यह आसानी से रास्ते पर आने वाला नहीं है। शंभू, इन सबको नीचे उतार कर इनकी तथा बैलगाड़ी की तलाशी लो, और अगर कुछ ना मिले तो इन सबको यहीं मार कर फेंक देना। हा 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 हा। डाकू का आदेश सुनते ही रामदास के पांव तले जमीन मानो जमीन ही खिसक गई। नहीं नहीं, हम पर इतना जुल्म मत करो, भगवान के प्रकोप से डरो। ओह चल बुड्ढे, नीचे उतर। आनन फानन में ही डाकुओं ने उन्हें बैलगाड़ी से उतार कर तलाशी शुरू कर दी। बुड्ढे के पास कुछ नहीं है सरदार, बुढ़िया भी खाली है। इस छोकरे के पास भी कुछ नहीं है सरदार, ये देखो माल इधर है। उधर डाकू लूटपाट में व्यस्त थे, उधर हरिया का दिमाग तेजी से इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढ रहा था। वाह वाह, यह तो पूरा छिपा रुस्तम निकला। इतना माल! नहीं, इनको नहीं कुत्तों, अपनी खून पसीने की कमाई को मैं तुम्हें हरगिज हरगिज लूट कर नहीं ले जाने दूंगा। काफी माल हाथ लग गया है साथियों। चलो अब शीघ्रता के साथ यहाँ से निकल चलो। ठहरो दुष्ट! और इससे पहले कि डाकू संभल पाते, हरिया एक लाठी लेकर उन पर टूट पड़ा। उफ ओ! लाठी चलाने में हरिया का कोई मुकाबला न था। हवा में सनसनाती लाठी जिसकी कमर पर पड़ जाती वह चीखता हुआ ढेर हो जाता। यह देख सरदार ने आदेश दिया, इसकी इतनी जुर्रत, मुकाबला करो कम बख्तों और बिछाओ तो धरती पर इनकी लाशें। सरकार का आदेश सुनकर जिसने भी यह प्रयास किया, आई वही हरिया के प्रकोप का शिकार बना। डाकुओं को अपने हथियार तक निकालने का मौका न मिला, जबकि हरिया जैसे बिजली का बेटा बन चुका था। बचाओ! ओह, इस तरह तो मेरे सारे आदमी इसी के हाथों हाथों पर पराजित हो जाएंगे। इस सपोले का ध्यान मेरी तरफ नहीं है, यही मौका है। और दूसरे ही पल सरदार ने खंजर निकाल लिया। अब देखता हूँ तुझे मेरे हाथों कौन बचाएगा। हे भगवान! सरदार ने हाथ में पकड़ा खंजर पूरी शक्ति के साथ हरिया की ओर खींच मारा, किंतु हरिया से पहले ही उसकी माँ बीच में आ गई। परिणाम स्वरूप, ओह मेरे बच्चे! माँ! यह देख सभी डाकू सारा सामान वहीं छोड़कर वहां से भाग निकले। भागो! जबकि इधर अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे बच्चे, मेरे बाद अपने बापू का ध्यान रखना बेटे, उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। आओ, किस मनहूस घड़ी में हम मेला देखने निकले। माँ! और इसी के साथ उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। गांव पहुंचकर माँ के अंतिम संस्कार के समय तुम्हारी चिता की कसम माँ, मैं उस डाकू के एक सदस्य से तुम्हारी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, और जब तक उस दल को कारागार के सिखांचों के पीछे ना देख लूं, मुझे हराम होगा। उसी रात एक संदेश अपने बापू के नाम लिख और चुपचाप घर छोड़कर निकल गया। सुबह जब रामदास ने हरिया को वहां से गायब देखा और हरिया का संदेश पढ़ा तो, हे प्रभु, उसकी रक्षा करना। बापू, मैं जा रहा हूँ और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर उन डाकुओं को कारागार में ना देख लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना बापू, और मेरी इस दुष्टता को क्षमा करना हरिया। जबकि उधर उन डाकुओं का प्रकोप बढ़ता ही चला गया। रास्ता चलते लोगों का जंगल से गुजरना दूभर हो गया।
उफ डाकू भागो, सारा कीमती सामान लूट लो, कोई हस्तक्षेप करे तो उसे मौत के घाट उतार दो, वे भागने ना पाए। और हाय मेरे व्यापार का सारा मुनाफा डाकू लूट ले गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे गहने। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि डाकू बैलगाड़ियाँ में भरा अनाज भी लूट लूट कर ले जाने लगे। ओह दूर हटो, इस अनाज पर हमारा हक है। मुकाबला करने का हश्र भी खतरनाक होता। तुम्हारी यह हिम्मत, यह लो इसका परिणाम भी भुगतो। भविष्य में लखन डाकू से उलझने की चेष्टा मत करना। ओह उफ। शिकायतें राजा दरबार में राजा भीमसेन के कानों में भी गूंजी। हमें बचाइए महाराज, अगर लखन डाकू पकड़ा ना गया तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। महामंत्री, लखन डाकू के विरुद्ध इन सारी शिकायतों का जांच अब तक क्यों नहीं की गई? क्या आप इन सब घटनाओं से अभी तक बेखबर हैं? गुस्ताखी माफ हो महाराज, हम इन सब की शिकायतें जायज है, लेकिन जब जब हमने लखन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की कोशिश की, वह गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया। अब आप ही बताएं हम क्या करें? उसकी तलाश पूरी उसकी त, 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 उसकी तलाश ही पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो कोई भी उस खतरनाक डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने में मदद करेगा उसे राज्य की ओर से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं का पुरस्कार भेंट किया जाएगा। और याद रहे, यह कार्य तुरंत ही पूर्ण हो जाना चाहिए। राज्य भर में मुनादी करा दी गई। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी लखन डाकू को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाएगा उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं का पारितोषिक भेंट किया जाएगा। डाकू लखन। उधर हरिया भी लखन की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। अभी तक उसे ढूंढा तो दूर, उसकी परछाई भी मैं नहीं पा सका हूँ। ना जाने उसे खोज भी सकूंगा या नहीं। हे ईश्वर, मुझे राह दिखा। और साहसी उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। अगर मेरी यह योजना सफल हो जाती है तो डाकू अवश्य ही मेरे जाल में फंस जाएंगे, परंतु इस योजना के लिए मुझे राजा की मदद की आवश्यकता होगी। ऐसा सोचकर वह राजमहल की ओर चल पड़ा। मुझे उम्मीद है कि महाराज मेरी योजना सुनकर अवश्य ही मेरी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। फिर महल में राजा भीमसेन के सामने उपस्थित होते ही उसने अपनी योजना महाराज को कह सुनाई। योजना सुनने के पश्चात, तुम्हारी योजना तो कारगर है युवक, पर इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आप चिंता ना करें महाराज, मैं अपनी हिफाजत खुद करना अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा। महामंत्री जी, इस युवक को जितना धन चाहिए इसे दे दो। जो आ गया महाराज। शुक्रिया महाराज। राजा से धन प्राप्त कर हरिया दिन के उजाले में जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां उसकी मां की मृत्यु का शिकार हुई थी। वहां पहुंचकर उसने धन को 2 भागों में विभाजित किया। सावधानी पूर्वक उन्हें अलग अलग दिशाओं में 2 वृक्षों के जड़ों में गाड़ दिया। काश मेरी योजना सफल हो जाए। और फिर एक महात्मा का वेश बनाकर वह उसी स्थान पर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। ओम नमः शिवाय। योजना की सफलता अब डाकुओं के आगमन पर ही निर्भर है। शीघ्र ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आई। वह बचाओ। ओह, शायद डाकू किसी को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कुटिया से निकलकर वह तुरंत चीख की दिशा में चल पड़ा। अभी वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि लखन डाकू से बचना आसान नहीं है, इधर लाओ। उफ, लखन? यही लखन डाकू है। मुझे शीघ्रता से योजना पर काम शुरू कर देना चाहिए। जबकि उधर डाकू लखन, चलो काफी माल हाथ लग गया है, अब निकल चलो। पर साहसी लखन का एक साथी बुरी तरह से चौंक पड़ा। जरा ठहरो तो सरदार, वह सन्यासी ना जाने वहां क्या खोदकर निकाल रहा है। क्या? उत्सुकतावश वे छिपकर साधु द्वारा की जा रही कार्रवाई देखने लगे, परंतु अचानक ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे सरदार, गड़ा खजाना! इस सन्यासी के पास इतना धन कहाँ से आया? अवश्य ही यह भी कोई चोर डाकू होगा जो सन्यासी के रूप में सबकी आंखों में धूल झोंके हुए है। इसी के साथ डाकू दल ने उस सन्यासी को घेर लिया। बता बुड्ढे, कौन है तू और इतना सारा धन तेरे पास कहाँ से आया? ओह, तुम डाकू हो? किंतु मेरा यकीन करो, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, बल्कि खामोश बुड्ढे, अगर मरना नहीं चाहता तो तुरंत अपना वास्तविक परिचय दो, अन्यथा मैं अभी तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तुरंत ही हरिया को मालूम था कि उसे क्या करना है।
माफ़ करना मित्र, यह भेद की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या कहा? तेरी इतनी जुर्रत दुष्ट! अब तो मैं उस भेद का रहस्य जाने बिना तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। साथियों, सारा धन के साथ ही बुड्ढे को भी गठरी बना लो। अब अपने अड्डे पर पहुंचकर ही इससे वह भेद की बात उगलवाएंगे। ठहरो, मुझे मेरा सोने का बीज लेने दो। अड्डे पर पहुंचकर, क्या अब भी वह राज की बात तू हमें नहीं बताएगा? ओह ठहरो सरदार, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, साधु बने हरिया ने कहना आरंभ किया। यह सारी करामात इस चमत्कारी बीज की है, जिससे मैं 6 माह में 2 बार मंत्र पढ़कर उछालता हूँ। यहाँ जहाँ भी गिरती है उस जगह को खोदने पर ढेर सारा धन निकलता है। अभी दूसरी जगह खोदनी बाकी थी कि तुमने आकर मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया। क्या तू सच कह रहा है बुड्ढे? क्या वास्तव में यह बीज इतना ही कर्माती है? अगर यकीन ना हो तो दूसरी जगह का पता बताता हूँ। आपने किसी साथी को भेजकर जमीन में दबा धन निकलवा लो। उसकी बात सुनकर सरदार ने अपने एक साथी को आदेश दिया। अरे ओ गंगवा, तू जाकर उस बात की सच्चाई का पता लगा। जो हुकुम सरदार। फिर हरिया को उस स्थान का पता लेकर गंगवा धन की खोज में चल गया। लौटकर गंगवा ने ढेर सारा खजाना सरदार के सामने रख दिया और कहा, यह बुढ़ा सच बोला सरदार, खजाना उसी जगह पर मिला है। पर तुम इतने रुपए पैसे का क्या करोगे डाकू सरदार? अपने अंतिम समय में कुछ ना ले जा सकोगे? खामोश रह बुढ़े, अब हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। तू हमारे लिए इस करामाती बीज से धन पैदा किया करेगा। कुछ देर तक तो हरिया नानुकुर करता रहा, परंतु फिर बोला, उसकी नौबत नहीं आने पाएगी सरदार। अगर तुम इस बीज को जमीन में बो दो तो 1 ही माह में यह एक अद्भुत वृक्ष फलने फूलने लगेगा, जिस पर ढेरों रुपए पैसे उगेंगे। तुम जब चाहे जितने तोड़ोगे, मगर वह वृक्ष सदा रुपयों से लदा ही रहेगा। उसकी बात सुनकर सभी डाकू अचंभित से खड़े रह गए। अगर ऐसा है तो तूने ही उस वृक्ष का लाभ क्यों नहीं उठाया? हा मूर्ख, हम साधु सन्यासी कभी एक ही जगह पर नहीं रहते और ना ही अपने किसी लाभ का इच्छा रखते हैं। अगर मैं वृक्ष लगा लेता तो मुझे जानबूझकर एक ही जगह रहना पड़ता, ना महक ही वह वृक्ष लोगों की नज़रों में भी आता। पर अब मुझे ऐसा ही वृक्ष हमारे अड्डे में लगाना होगा। अगर तू झूठा निकला तो तेरा सिर धड़ से अलग करने में मुझे एक पल भी ना लगेगा। वह तो ठीक है डाकू सरदार, किंतु तुम्हें भी एक वायदा करना होगा। इस बीज का अंकुर फूटते ही मुझे यह यज्ञ में सहयोग देना होगा और आसपास के लोहे की वस्तुओं को उस दिन जमीन में दफन रखना होगा। मुझे मंजूर है। और फिर हरिया ने उस बीज को मंत्रोच्चारण के साथ जमीन में गहराई तक दबा दिया। कुछ दिनों के बाद, सरदार देखो, रुपए का नन्हा सा पौधा धरती का सीना चीर कर निकल रहा है। अब हमें तुरंत ही यज्ञ करना होगा सरदार। लोहे की सभी वस्तुएं तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं। मैं अभी सारी लोहे की वस्तुएं जमीन में दफन कर देता हूँ। हाँ, और अपनी सारी तलवारें इत्यादि भी। यज्ञ शुरू होते ही हरिया ने एक जहरीला धुएं की गोली यज्ञ कुंड में डाल दी। चल मेरी गोली, अब तू अपना कमाल दिखा। गोली के धुएं के प्रभाव से डाकू एक एक कर वहीं लुढ़क गए। हरिया सांस रोके वहां बैठा रहा और फिर अब इनके होश में आने से पहले ही महाराज के पास चलूं। उधर महाराज हरिया की कोई सूचना ना पाकर चिंतित हो रहे थे कि तभी महाराज शीघ्रता के साथ अपने सैनिकों को मेरे साथ भेजिए, ताकि मैं उन डाकुओं को होश में आने से पहले ही गिरफ्तार कर लूं। इसका मतलब तुम्हारी योजना सफल रही महामंत्री, तुरंत कार्रवाई की जाए। और फिर सैनिकों की एक टुकड़ी डाकुओं की धरपकड़ करने निकल पड़ी। किंतु सैनिकों के वहां पहुंचने तक डाकू होश में आ चुके थे। राजा के सैनिकों से खुद को घिरा पाकर डाकू सरदार चीख पड़ा, दुष्ट सन्यासी ने हमें धोखा दिया, जाओ उनका मुकाबला करो। मगर सरदार, हमारे हथियार। लेकिन उस वक्त तो उसके होश ही उड़ गए जब उन्हें अपने हथियार के जमीन में दबा होने का स्मरण हुआ। देखते ही देखते सैनिकों ने उन सब डाकुओं की मुक्कें कसी दी।
खबरदार लखन डाकू, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है और तुम जिस वृक्ष के उगने का इंतजार कर रहे हो वह कभी नहीं उगेगा, क्योंकि वह बीज आम की एक साधारण गुठली है। इसके बाद सब डाकुओं को बंदी बनाकर कारागार में कैद कर दिया गया। ओह, आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और आज ही मैं अपने बापू से भी मिल सकूंगा। फिर घर पहुंचकर जब उसने सारी कहानी अपने बूढ़े बाप को सुनाई तो उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। सच बेटे, मुझे तुम पर नाज है। हरिया ने राजा द्वारा दी गई इनाम राशि भी राज्य के निर्धन लोगों को दान दी तथा फिर अपने खेत और बापू की सेवा में मगन हो गया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।